हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आपको दिख रहा होगा कि यूनिट 2 और रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि जो आपका नेट का सिलेबस है उसके पेपर 1 की सेकेंड यूनिट है ये। ठीक है। और इस यूनिट को हम कैसे जो है कंप्लीट करेंगे इस सिलेबस को यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस को। सो वो अभी हम आपको बताएंगे, प्रेजेंटेड बाय रवीना। सो ये फर्स्ट क्लास आपको दिख रही होगी और कितनी क्लासेस होंगी वो भी बताती हूँ। सो रिसर्च एप्टीट्यूड का जब आप सिलेबस ओपन करके देखेंगे तो आपको ये 6 पॉइंट्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन हो वो चीजें तो आपको ठीक से डिटेल में डीप में करनी पड़ेंगी, राइट। सो जब 6 पॉइंट हैं, सो लेट्स टेक इट कि हम 6 क्लासेस में इसको कंप्लीट करेंगे और उसमें से ये फर्स्ट क्लास है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो एक क्लास हमारी क्या होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। सो 6 वीडियोस में जो है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। ऑल्दो आई एग्री कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि इन 6 क्लासेस के बाद अगर आप लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं ना, तो आपको इसके बाद कोई बुक भी उठाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। ऑब्वियसली बुक पढ़नी चाहिए, मैं आपको ये तो कभी नहीं कहूंगी कि आप बुक पढ़िए मत, ठीक है, लेकिन आपको जरूरत महसूस नहीं होगी। बुक से कर लेंगे तो आपको जो है वो अच्छे से और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ये सब हमने किया हुआ है। ठीक है। अब इन 6 क्लासेस में ये 6 टॉपिक्स होंगे। सो ऑब्वियसली फिर यही बनता है कि हम फर्स्ट क्लास है तो ये फर्स्ट टॉपिक यानी रिसर्च में मीनिंग, डेफिनेशन या क्या होता है रिसर्च, क्यों करते हैं। अब जो ये टाइप्स का आपको टॉपिक दिख रहा है, ये टाइप्स, और यहाँ पे सेकेंड क्लास में ये है मेथड्स। सो हम टाइप्स को मेथड्स के साथ करेंगे ताकि कंप्लीटली, क्योंकि हमारे में मेथड्स तो सिर्फ ये पर्टिकुलर मेंशन है, लेकिन हमें फिर भी जो है वो सारे मेथड्स करने पड़ेंगे या सारे टाइप्स करने पड़ेंगे, राइट। सो हम इसके साथ जो है टाइप्स को इंक्लूड करेंगे। आज जो है हम मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, जिनमें मेजर तौर पे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, और ऑब्जेक्टिविटी के बाद रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। तो ये 3 तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, रिलायबिलिटी एंड नेक्स्ट इज वैलिडिटी। और वैलिडिटी की आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी कहीं पे भी, ठीक है। तो हम एक काम कर रहे हैं कि ये सारी चीजें आपको यहीं पे इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने यहां से वैलिडिटी पढ़ लिया लेकिन वैलिडिटी को अलग से भी पढ़ने की जरूरत है। हम काफी डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट जो है आपको ये वीडियो देखनी है। और आप एक बार एक काम कर सकते हैं कि आप आराम से बैठ के इसको सुन सकते हैं पहले, ताकि अगर आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने तो आप 1-2 बार सुनने के बाद करें, तब आपको पता होता है कि क्या चीजें आपको बाय डिफॉल्ट याद रह रही हैं और क्या चीजें आपको नोट करने की जरूरत है। सो अब हम शुरू कर लेते हैं बिल्कुल स्माइल के साथ हमारा टॉपिक आज का, कि रिसर्च जो है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो रिसर्च होता क्या है, देखिए 2 वर्ड से बना है, री और सर्च। री का मतलब अगेन यानी दोबारा से कर रहे हैं आप कोई चीज, और सर्च आप वो क्या चीज कर रहे हैं दोबारा से, आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। यानी कि रिसर्च जब भी आएगा सो आप उस चीज को दोबारा से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके बारे में और ज्यादा पढ़ रहे हैं डिटेल में। ठीक है। सो रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। सो आप कुछ नई चीज, जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक लेंगे ना और वहां पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, सो अगर आप उसको भी दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको कुछ और नई चीज समझ आएगी। उसको जब वापस से पढ़ेंगे सो फिर से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। सो स्पेसिफिकली जब आप एक लर्निंग के माइंडसेट से चलेंगे तो आपको हमेशा नई चीज देखने को मिलती है। और रिसर्च का मतलब भी वही है कि एक पर्टिकुलरली केयरफुली आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं किसी चीज में, किसी पर्टिकुलर नॉलेज या टॉपिक को लेके, जिसमें आप दोबारा से कोई नई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रिसर्च। अगर डेफिनेशन की बात करें, सो क्रेसवेल की डेफिनेशन आपको दिख रही होगी कि रिसर्च एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। सो आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि क्या है क्या इसमें, और वो क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या इश्यू को लेके। ठीक है। क्योंकि रिसर्च में आप दोबारा से सर्च कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जब आप दोबारा से, क्योंकि आपने मान लो एक लाइन पढ़ी, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, और वो पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि इसमें आज मैंने ये वाली चीज नहीं सीखी, सो वो क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो थी उस टॉपिक के लिए वो और ज्यादा जो है ज्यादा हो गई ना, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, आपकी लर्निंग को एनहेंस किया। सो वही काम है रिसर्च का, और ये क्रेसवेल की डेफिनेशन। सो रिसर्च क्या है, बेसिकली साइंटिफिक होता है नेचर में।
अब ये जरूरी नहीं है कि आप बोलने लग जाएं कि सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहे हैं वो साइंटिफिक नहीं है। सो हम यूजुअली रिसर्च को साइंटिफिक ही लेके चलते हैं, आपको अनसाइंटिफिक रिसर्च कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और क्यों बोल रहे हैं साइंटिफिक? क्योंकि एक अनबाइज्ड तरीके से हम डाटा को इवेल्युएट कर रहे हैं, उसमें एक ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जब हम रिसर्च करते हैं। वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि डिटेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? इसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं, क्लासिफिकेशन होगी, आप डाटा को इंटरप्रेट करेंगे। सो साइंटिफिक मेथड इज अ मेथड इन विच अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, कि कोई भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, रेलेवेंट डाटा होना चाहिए ऑब्वियसली, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे विच इज एम्पेरिकली टेस्टेड। सो एम्पेरिकली टेस्टेड मतलब आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे या डाटा के बेसिस पे आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? साइंटिफिक मेथड हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा कोई अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच लेके कोई रिसर्च होता नहीं है, चाहे वो सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज ही क्यों ना हो। देयर इज नथिंग लाइक अनसाइंटिफिक रिसर्च। सो रिसर्च कभी भी आपसे पूछा जाए वो साइंटिफिक ही होती है। अब इन सब चीजों के बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिसर्च एक प्रोसेस है जो कि इंक्वायरी कर रहा है, या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस लगा लीजिए, क्योंकि आप वापस से ढूंढ रहे हैं चीजें उसी टॉपिक के बारे में। सिस्टमैटिक और मेथोडिकल है, यानी कि आप एक सिस्टम में एक मेथड के द्वारा काम कर रहे हैं। इंक्रीजेस द नॉलेज, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे तो वो आपकी पहले वाली नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड करेगा। सो इसीलिए रिसर्च जो है वो एनहेंस करता है नॉलेज को। अब कुक के अकॉर्डिंग, ये एक जो है एजुकेशनिस्ट लगा लीजिए, फिलोसफर, या इनके अकॉर्डिंग जो है क्या है रिसर्च की, जैसे हम कई बार टीचर की या किसी भी चीज की ऐसे वो बना देते हैं ना कि मतलब क्या है उसका, तो वो वही यहाँ पे एब्रीवेशन की कि आर से ये बोलते हैं रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं एक लॉजिकल वे, रैशनल वे होना चाहिए आपके सोचने का। ई से एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एक्सपर्ट ट्रीटमेंट क्या कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। एस से सर्च एंड सोल्यूशन, ई से एग्जैक्टनेस, ए से एनालिसिस, फिर है रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन सी से, या केयरफुल प्लानिंग लगा लीजिए, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कंडेंस्ड जनरलाइजेशन, और एच से ऑनेस्टी एंड हार्डवर्किंग, जो तो वो तो हर किसी काम में ही जरूरी है जब हम ऑनेस्टी और हार्डवर्किंग बोल देंगे। सो ये कुक के अकॉर्डिंग क्या है, रिसर्च का इन्होंने मतलब बताया कि एक्रोनिम, या एक रिसर्च जो है वो एक्रोनिम है जिसका मतलब क्या है, या एसेंस क्या है, या किस चीज को वो डिफाइन करता है, वो यहाँ पे इन्होंने रिसर्च का मतलब बता दिया। आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जहां रिसर्च की बात आ रही है वहां लॉजिक की, रैशनल वे की, या जो है आप कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, ये इन जनरल आपको चीजें याद होनी चाहिए कि रिसर्च में होता क्या है। अब रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्यों करना है, पर्पस क्या है रिसर्च का। सो बेसिकली अगर हम रिसर्च का पर्पस देखें तो एक तो ये रहेगा कि टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चंस, कि आप एक साइंटिफिक प्रोसीजर से किसी क्वेश्चन का, यानी आपके दिमाग में कुछ क्वेरीज उठ रही हैं, सो आप क्या करेंगे, उन क्वेरीज का आंसर ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल भी तो हो सकते हैं ना, एक तो आपकी रिसर्च पब्लिश हो रही है, एक रिसर्चर का जरूरी थोड़ी है कि पढ़ा लिखा हो वो ही रिसर्च कर सके। हो सकता है किसी इंसान को अपने एनवायरमेंट के बारे में चीजें जाननी है, और उस एनवायरमेंट में किस तरीके के लोग रहते हैं, या किसी कोई भी चीज के बारे में वो जब सोच रहा है या जाके कुछ काम कर रहा है उसके बारे में, या पता कर रहा है, वो भी तो एक तरीके से रिसर्च ही है ना। सो रिसर्च में आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। गेन फेमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिना और डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना, यानी कि किसी नए फिनोमिना के बारे में पता करना या उससे फेमिलियर होना, या फिर कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमिना है ना उसके प्रति कुछ नया जो है इनोवेशन या कुछ नया एस्पेक्ट लेके आना, ये भी ठीक है पर्पस। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आपकी ऑलरेडी नॉलेज है, आपने क्या किया कि बहुत सारे पेपर उठाए जो पब्लिश्ड हैं, उनको आपने कुछ एक मतलब एक तरीके के कोई भी टॉपिक पे, मान लीजिए जेंडर बायसनेस पे आपने टॉपिक्स पेपर उठाए और आपने उनको डीपली स्टडी किया। डीपली स्टडी करने के बाद आपने अपना जो है व्यू या उनके हेल्प से जो आपने चीजें की, आपने क्या किया, एक नया पेपर पब्लिश करने की कोशिश की। तो वो पेपर नहीं होगा, वो रिव्यू होगा एक तरीके से, कि आपने कुछ रिसर्च पढ़ी है उसके बेसिस पे आप रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। सो रिव्यू और सिंथेसाइज जो है वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को जब आप रिव्यू कर रहे हैं, सो वो भी एक तरीके से रिसर्च ही है, क्योंकि आपने कुछ नया तो सीखा है ना उसमें, आपके क्वेश्चंस या आपकी क्वेरीज तो सॉल्व हुई हैं। इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग
सिचुएशन और प्रॉब्लम की जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके आसपास ये दिक्कत है कि भाई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, सो उस चीज के बारे में पढ़ने के लिए, यानी वो प्रॉब्लम तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सिचुएशन तो वो ऑलरेडी है कि नहीं भेजा जा रहा, लेकिन आप उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो भी रिसर्च है। ऑफर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, और फिर उसके बारे में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाना। एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज, आप बिल्कुल जनरल इश्यूज होते हैं आसपास में आपके जो सोसाइटी में, और आप उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो जनरल इश्यूज हैं, ठीक है, वो भी रिसर्च है। वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप क्यों को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कंस्ट्रक्ट और क्रिएट अ न्यू प्रोसीजर और सिस्टम, कुछ नया निकालने के लिए, कुछ नया प्रोसीजर डेवलप करने के लिए, कुछ नई नॉलेज को जनरेट करने के लिए। सो एक्चुअल में रिसर्च में क्या जाता है, ये सारी की सारी चीजें कंबाइन होके जो आएंगी वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा रिसर्च का, कि आप रिसर्च करना क्यों चाह रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। वाई टू कंडक्ट रिसर्च, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों करना है रिसर्च, या मोटिवेशन कहां से आएगा, या क्या सोच के हम रिसर्च करें। सो इसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एक्वायर अ रिसर्च डिग्री अलोंग विद इट्स कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स, पीएचडी की डिग्री मिल रही है भैया आपको, ठीक है। वो भी एक क्या हो गया, एक मोटिवेशन हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि चलिए और कुछ नहीं तो डॉक्टर तो लग ही रहा है आपके सामने, राइट। वो चीज क्या है, एक मोटिवेशन की तरह काम कर सकती है कि रिसर्च के साथ साथ आपको एक डिग्री मिल रही है, कि जो और बेनिफिट्स है वो तो हैं ही, उसके साथ साथ आपको एक रिसर्च की डिग्री मिल रही है। फेस द चैलेंज इन सॉल्विंग अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, कई बार होता है ना, हम जो है यंग जनरेशन काफी एंथुजियास्टिक होते हैं कि हमें तो बस सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने हैं, और हमें चैलेंजेस, नए नए चैलेंजेस फेस करने में बड़ा मजा आता है। कई बार आप किसी के इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें भी कई बार आपको देखने को मिलेगा कि मुझे ना सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कि मुझे नए चैलेंजेस लेना पसंद है, इसीलिए मैंने ये एग्जाम क्रैक करने का सोचा, राइट। वो नया चैलेंज लेने के लिए, नए नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं अपनी सोसाइटी में और उनको आप सोल्व कर रहे हैं, तो जब आप उनको सोल्व कर रहे हैं तो एक चैलेंज को ही फेस कर रहे हैं ना, वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है कि चलिए रिसर्च करते हैं। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ डूइंग सम इनोवेटिव वर्क, आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं कि कुछ नया या इनोवेटिव करने के लिए, ठीक है। सर्विस टू द सोसाइटी, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, कि सोसाइटी में जो है कैंसर की दिक्कत है और मुझे जो है बिल्कुल इसी के ऊपर ड्रग बनानी है या इसी में ही काम करना है, ठीक है। जैसे एक मूवी भी थी जो है वो डॉक्टर को लेके, जिसमें वो पूरी लाइफ जो है अपनी इसी के पीछे लगा देते हैं, वो क्या हो गया, सोसाइटी को सर्विस देने के लिए, ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है। डिजायर टू एनहेंस द सोशल स्टेटस, अब आपको डॉक्टर लगाना है ना अपने आगे, तो वो सोशल स्टेटस इंक्रीज करना है खुद का, राइट। तो वो डिजायर जो है वो भी एक मोटिवेशन का काम कर सकती है, या रिसर्च कंडक्ट करने का रीजन हो सकती है। इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, आप जो है कोई भी पॉलिसी डिसीजन जो है उसका डिसीजन मेकिंग हो रही है, आप उसमें इनपुट्स देना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना, आपको अपने फैक्ट्स, अपने डाटा रखना पड़ेगा। जो लिस्ट है फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू अंडरटेक रिसर्च स्टडी इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये और भी रीजंस हो सकते हैं, बट ये मेजर रीजंस जो है वो हमने दिए कि क्या क्या मोटिवेशन हो सकता है रिसर्च को कंडक्ट करने के पीछे। सबसे मेजर पॉइंट जो सिलेबस में मेंशन है मीनिंग के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल जाके जो है आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, बाकी कोई चीज नहीं, कि आपके पास एलिजिबिलिटी भी नहीं है, बट स्टिल आप जाके रिसर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं डिग्री दे दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसी के रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, एम्पेरिकल, सिस्टमेटिक होगा, कंट्रोल्ड फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉजिकल, साइक्लिकल और रेप्लिकेबल। सबसे ज्यादा अगर आपसे इनमें, क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि मोस्ट एसेंशियल फैक्टर बताइए कैरेक्टरिस्टिक्स में से, उसमें से मोस्ट एसेंशियल हम ऑब्जेक्टिविटी को लेके चलते हैं, फिर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये तीन तो बहुत मेजर हैं, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। ऑल्दो हम बाकी सब के बारे में भी अब एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, इट मींस रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, बायसडनेस नहीं हो रही किसी भी फैक्टर पे, ठीक है। अब बायसनेस भी बहुत तरीके की हो सकती है, वो भी अभी हम बात करेंगे। ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ट अराउंड इट, तो बायसनेस के अगर बायसनेस नहीं हुई और ऑब्जेक्टिविटी है आपके रिसर्च में, बाकी सारी चीजें इसके अराउंड हैं। तो जब बाकी सारी चीजें इसके अराउंड है, यानी मोस्ट एसेंशियल फैक्टर की अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी हो गया,
ठीक है। रिसर्चर्स यूजुअली टेक utmost precautions that results are not affected by their own presence, behavior, attitude। क्योंकि मान लीजिए ये रिसर्चर है, सो रिसर्चर की अपने भी तो कुछ थॉट्स है ना। अब उनके अपने थॉट्स उनके रिसर्च को अफेक्ट ना करें, इस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं एक गर्ल हूं और मुझे रिसर्च करना है और मैं किसी जो है गर्ल जेंडर बायसनेस पे काम कर रही हूँ, ठीक है। सो बीइंग अ गर्ल हो सकता है, या फिर मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हो सकता है कि मेरा जो रिसर्च है उसमें अफेक्ट आपको जो है इन्फ्लुएंस दिखे किस चीज का, जेंडर बायसनेस का, कि वुमेन के साथ ज्यादा हो रही है जेंडर बायसनेस, ठीक है। सो वो एक बीइंग अ जेंडर, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि उसकी वजह से बायस्डनेस हो रही है। सो जो रिसर्चर होगा या रिसर्चर होगी, सो उनका जो खुद की पर्सनैलिटी है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी, सो उन सब का इफेक्ट जो है उनके रिसर्च पे डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो वो चीज ना हो और बायसनेस ना हो, ये ध्यान रखना है। दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड टू अवॉइड एनी बायसनेस। अब बायसनेस कर रहे हैं हम, कितने टाइप की होती है बायसनेस? बहुत सारी हो सकती है। पर्सनल बायसनेस, जैसे मैंने आपको जेंडर का एग्जांपल दिया। ऑब्जर्वर बायसनेस, कि आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कई बार होता है ना कि हम हाइपोथेसिस बनाते टाइम ही क्या होते हैं, थोड़े से बायस्ड होते हैं कि हाँ रिजल्ट आप दिमाग में लेके चल रहे होते हैं कई बार, कि ऐसा होता है, या हो सकता है वो आपकी परसेप्शन हो। सो वो चीज आपको अफेक्ट कर सकती है कि आप जो है वो डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, या जो ऑब्जर्वर बायसनेस है वो यहाँ पे आएगी। प्लेसिबो बायसेस, प्लेसिबो बायसनेस की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो ड्रग्स के केसेस में या जो मेडिसिन है उस फील्ड में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपको पता हो ये जो छोटी छोटी जैसे गोलियां दे देते हैं ना, हाँ, जो ये होम्योपैथी होती है, सो होम्योपैथी में ये आपको छोटी छोटी टैबलेट्स दी जाती हैं और मीठी मीठी सी लगती हैं ये आपको, और उनमें आपको थोड़ा सा कोई दवाई का कोई भी डाइल्यूट अमाउंट जो है वो मिक्स करके दिया होता है, ठीक है। सो कई बार जब आप ड्रग के ट्रायल करते हैं, सो उस टाइम पे एक तो आपकी एक्चुअल ड्रग होती है, मान लीजिए ए है, ये ड्रग आपने टेस्ट करनी है। इस ड्रग के साथ साथ वो एक और ड्रग रखते हैं जिसको वो इसी के साथ यूज करते हैं कुछ एक पेशेंट्स पे। मान लीजिए कैंसर पेशेंट्स हैं और कैंसर पेशेंट्स पे आप क्या कर रहे हैं, इफेक्ट देखना चाह रहे हैं आपने जो नई ड्रग तैयार की है उसका। अब नई ड्रग के साथ साथ वो एक ड्रग ब्लैंक रखते हैं, मतलब उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पेशेंट को यही लगेगा कि उसको दवाई दी गई है, ठीक है। सो उनको दवाई दी गई है, वो जो अंदर से मोटिवेशन या विल होती है ना कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, उस इफेक्ट को क्या होगा, वो क्या है, प्लेसिबो बायसेस है। यानी प्लेसिबो इफेक्ट उसको हम बोलेंगे, जहां पे एक्चुअल में आप उसको दवाई दे नहीं रहे हैं लेकिन उसको लग रहा है कि आप दे रहे हैं। सो वो लगने के बेसिस पे ही इंटरनली जो है वो ठीक होने की कोशिश करते हैं कि हाँ दवाई मिल रही है अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा, ठीक है। सो वो क्या है, प्लेसिबो बायसनेस है। एक्सपेक्टेंसी बायसनेस, यानी कि अब जैसे बीइंग अ रिसर्चर आपने क्या किया, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई और उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे आप मान के चल रहे हैं कि ये रिजल्ट आना चाहिए। सो आप चाह रहे हैं कि वो हाइपोथेसिस सही प्रूव हो जाए। सो उसको सही प्रूव करने के लिए हो सकता है आप कहीं पे बीच में बायस्ड हो जाएं। सो वो क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है उस रिसर्च से, आप उन एक्सपेक्टेशंस को जो है फुलफिल करने के लिए हो सकता है दो चार डाटा को छोड़ दें, ठीक है। सो वो क्या होगी, एक्सपेक्टेंसी बायसनेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सो बायस, क्योंकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि मैंने जो है थोड़े से एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रिसर्च की है और मैं इसको पूरे वर्ल्ड के ऊपर जनरलाइज कर दूं कि सब जगह यही होता है। हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में वो चीज हो रही हो, बाकी कहीं ना हो रही हो, या उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रही हो। सो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो भी बायसनेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सो ये हो गई बायसनेस। सो अब जो ऑब्जेक्टिविटी हम पढ़ रहे थे कि हमें बिना बायसनेस की चीजें करनी है, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिविटी जो है वो रिसर्च प्रोसेस में है। इसके लिए हम प्रोसीजरल सेफगार्ड्स ले सकते हैं, यानी कि जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप कंप्लीट जो है आपका रिकॉर्ड आपके पास हो, डाटा एनालिसिस जो है वो एक अच्छे तरीके से, इवेल्युएट जो है वो आप बेटर तरीके से करें, जिससे बाकी रिसर्चर जो है वो भी उसको ढंग से समझ पाए, क्योंकि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तभी तो आप पब्लिश करेंगे ना। Most scientific reports are written in similar form and published by organization of scientists. These reports communicate ideas to the entire scientific community and open those ideas to criticism. क्योंकि आपके पास जब सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपने सारी चीजें छाप दी, अपने हिसाब से पब्लिश करवा दी, सो वो एक जो है एक पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि बाकी लोग उसको अच्छे से देख के समझ पाएंगे और उनको ये समझ आएगा कि वो वहां से क्या नया आइडिया निकाल सकते हैं, प्लस वो जो साइंटिफिक
कम्युनिटी है जहां पे ये चीजें पब्लिश हो रही हैं उसके वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि नहीं इस चीज पे मैं एग्री नहीं हूं, तो वो एग्री और डिसएग्री वाला पॉइंट भी यहाँ पे रहे। स्टैंडर्डाइजेशन कि जब भी आप कोई चीज या प्रोसीजर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च में आपका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा। सो जो आपने प्रोसीजर यूज किया है, आपने टूल्स यूज किए हैं डाटा को जो है कलेक्ट करने, कुछ कलेक्ट करने के लिए जो सैंपलिंग आपने ली है कि आप कैसे जो है डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सो वो सारी चीजें किस चीज पे स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। तो वो स्टैंडर्डाइज होंगी तो ऑब्जेक्टिविटी हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा हो। ऐसे ही ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसी में रहेगा। बायसनेस हमें अवॉइड करनी है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रख के अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी वहां पे होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल जो मैंने पहले भी कभी दिया हो, एक है री इवेल्युएशन। मान लीजिए आपने 12th के या 10th के एग्जाम दिए हैं, मार्क्स आपके कम आए हैं, ठीक है, आपके 40 मार्क्स आ गए 100 में से, और आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, आपको डाउट हो रहा है कि ये चीज गड़बड़ है और मुझे जो है वापस से पेपर चेक करवाने हैं। सो जो री इवेल्युएशन का प्रोसीजर है उसमें कोई दूसरा टीचर आपका पेपर चेक करेगा, यहाँ पे किसी एक टीचर ने चेक करके आपको ये मार्क्स दिए। अब दूसरा टीचर जो है वो चेक करके आपको 45 दे दिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा, यानी कि यहाँ पे रिलायबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं कि आप अगर तीसरे से भी चेक कराएंगे तो वो भी जो है +-5 ही रहेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। सो वो रिलायबल है, विश्वसनीयता बोलते हैं ना जिसको हम। सो वो रिलायबिलिटी क्या होती है कि बार बार जो है वो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, यानी कंसिस्टेंसी, ठीक है। सो वो कंसिस्टेंसी की वजह से हम क्या देखते हैं कि रिलायबल, कि कोई भी रिसर्च अगर हम कर रहे हैं, अगर हम उसको वापस से करके देखें तो क्या वही रिजल्ट्स आएंगे। सो वो क्या है, कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है, ये हमें चेक करनी जरूरी हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज वेरीफाइबिलिटी, क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हैं। द मोर द सिमिलैरिटी इन द रिजल्ट द मोर इज द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च। तो जब आप बार बार रिसर्च करेंगे और अगर सिमिलैरिटी है रिसर्च में, तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना ही ज्यादा रिलायबल जो है उस रिसर्च को हम बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी को चेक करेंगे। फिर आता है वैलिडिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कितने टाइप की वैलिडिटी होती है या वैलिडिटी होता क्या है। जैसे हमने रिलायबिलिटी को कंसिस्टेंसी से मेजर किया, वैसे ही वैलिडिटी में हम एक्यूरेसी वर्ड या एक्यूरेट जो है वो कितना है वो देखते हैं। कि मान लीजिए ये जो है आपकी वो क्या बोलते हैं, बुल्स आई, बीच में जब निशाना लगाते हैं ना, यहाँ पे है। अब जितना इसके पास होगा, ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया कि कितना पास हो सकता है जब वो निशाना लगाते हैं, या ओलंपिक्स में या गेम आपने कभी देखे होंगे। सो उसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, अगर आपने कहीं और लगाया है तो आपके मतलब वो पॉइंट्स डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। सो वैलिडिटी क्या है कि इसके कितना क्लोज है। रिलायबिलिटी क्या, मान लो आपने 5 बार जो है वो टेस्ट लिया बच्चे का, अब उसके एक बार जो है यहाँ पे फुल मार्क्स आ गए, दूसरी बार जो है 4 नंबर आ गए 10 में से, फिर एक जो है 1 आ गया या 5 आ गए, इस टाइप से हमने देख लिया। एक बार जो है 8 आ गए, ठीक है। लेकिन अब ये तो दूर दूर हो गए, यानी कि ये रिलायबल तो नहीं है कि आपने सेम टेस्ट लिया और अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आपने पेपर चेक करवाया अलग अलग टीचर अलग अलग मार्क्स दे रहे हैं। सो वो रिलायबिलिटी नहीं हुई, लेकिन ये वैलिड हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बुल्स आई को हमने हिट किया। तो रिलायबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसी देखेगी कि अगर मैं टेस्ट ले रही हूं तो यहाँ पे जो है सेम, यहाँ पे सेम चीजें आ रही हैं, जैसे मैंने 40 +-5 बताया कि ऑलमोस्ट सेम है। सो ये ज्यादा रिलायबल होगा, और यहाँ पे अगर हिट करे तो वो क्या होगा, ज्यादा वैलिड होगा। So validity is the ability of measuring instrument to actually measure what it claims to measure, कि जो चीज आप मेजर करवाना चाह रहे हैं क्या वही चीज मेजर हो भी रही है या नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडिटी जो है वो हम क्या बोल सकते हैं कि आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर, कि जो हम मेजर करना चाह रहे थे वही मेजर हो रहा है या नहीं। सो इसीलिए वैलिडिटी इज टर्म टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। तो आप ऑब्जेक्टिविटी रखेंगे, फिर वैलिडिटी ध्यान रखेंगे और रिलायबिलिटी ध्यान रखेंगे। इनको सीरीज में ध्यान रख सकते हैं आप किसी वे में, ऑल्दो ऐसा कहीं मेंशन आपको नहीं मिलेगा कि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है या वो। अगर आपको ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन मिलता है तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चूज करना है। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट जब हम चूज करेंगे सो हम ऐसे रैंकिंग कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी जरूरी है, फिर जो है वैलिडिटी एंड देन रिलायबिलिटी।
क्योंकि वैलिडिटी अगर नहीं है तो रिसर्च गोज इन रॉन्ग डायरेक्शन। वो होता है ना कि वैलिड भी है या नहीं, कि आपका पॉइंट ही वैलिड नहीं है, वो वाली चीज। तो वैसा ही कुछ आप वैलिडिटी से याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा, अब वैलिडिटी की अगर हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो ये जॉइंट कमेटी ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन एंड नेशनल काउंसिल ऑन मेजरमेंट्स जो यूज की जाती है एजुकेशन में, उन्होंने क्या बोला कि वैलिडिटी जो है वो 3 टाइप की होती है, कंटेंट, क्राइटेरिया, कंस्ट्रक्ट, और क्राइटेरिया के अंदर ही प्रिडिक्टिव और कॉन्करेंट वैलिडिटी की ये बात करते हैं। लेकिन हम यूजुअली जो देखेंगे उसके बेसिस पे जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमसे पर्टिकुलरली कोई नहीं पूछेगा कि इस इन के बेसिस पे आप वैलिडिटी के टाइप्स बताइए। सो ओवरऑल हमें वैलिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। उसमें हम सबसे पहले कंटेंट वैलिडिटी देखेंगे, देन क्राइटेरिया वैलिडिटी, और क्राइटेरिया वैलिडिटी में कॉन्करेंट एंड प्रिडिक्टिव। फिर हम थर्ड पे देखेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जिसमें हम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या डाइवर्जेंट को हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये 2 टाइप्स रहेंगे। देन हम फेस वैलिडिटी, फिर इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये 6 टाइप की वैलिडिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये होती क्या है वो एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट वैलिडिटी की, जो जिस रेंज में आप चीजें डिसाइड करना चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने असेसमेंट के लिए कोई टेस्ट बनाया, अब उस असेसमेंट में आपने 4th चैप्टर के लिए असेसमेंट करना चाह रहे हैं आप, लेकिन आपने जो है आपने एग्जाम में जो है 5th 6th 7th सब चैप्टर दे दिए, ठीक है। अब बच्चा तो इनमें से सबको रेडी करके आएगा, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 4th से दे दिया। अब हो सकता है बच्चे ने सिर्फ 5th 6th 7th रेडी किया हो, 4th रेडी ना किया हो, ठीक है। सो वो रेंज जो है ना वो वाइड होनी चाहिए, यानी जो कंटेंट वाइज जो चीज है वो होनी चाहिए। मैकबर्ने और व्हाइट ने जो ये बोला कि कंटेंट वैलिडिटी इज द नोशन दैट अ टेस्ट शुड सैंपल range of behavior that is represented by theoretical concept being measured, यानी कि एक रेंज ऑफ बिहेवियर जो है उसको इंक्लूड करेंगे। नॉन स्टैटिकल टाइप इसको हम मान के चलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे रिसर्चर वांट टू डेवलप अचीवमेंट टेस्ट उन्होंने बनाना है, किसका, स्पेलिंग का। सो आप ये ध्यान रखिए कि स्पेलिंग का बनाना है तो वही चेक की जाए ना। अब आप बना स्पेलिंग का रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर चले गए कि आपने क्या किया कि आप यही स्पेलिंग लिखवा रहे हैं कंटेंट की, लेकिन आप एक्चुअल में क्या चले गए कि उसने फर्दर एक्सप्लेन क्या किया है। तो वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या चीज चेक करना चाह रहे हैं, क्या वही चीज चेक हो रही है। जैसे इन्होंने क्या किया, अचीवमेंट टेस्ट बनाया स्पेलिंग के लिए 3rd क्लास के बच्चों के लिए। So researcher could identify nearly all possible words that the 3rd grade children should know. So हमें क्या करना है कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो सारे के सारे वर्ड की एटलीस्ट एक 3rd क्लास का बच्चा होने के नाते उसको इतना तो आने चाहिए, ये स्पेलिंग्स उसको आनी चाहिए। अगर आप आजकल स्कूल में जाके देखोगे सो ये होता है ना कि प्ले स्कूल या जो है नर्सरी क्लास, नर्सरी के बाद ये प्रेप 1 प्रेप 2 इस टाइप से क्लासेस होती हैं। सो वो पर्टिकुलरली उनका सिलेबस भी डिसाइडेड होता है कि हम इस क्लास में जो है बच्चे को पहले सिर्फ अल्फाबेट्स सिखाएंगे, लिखना और बोलना, फिर जो है अगली क्लास में हम वर्ड्स कंबाइन कर, लेटर्स कंबाइन करके वर्ड्स बनाना सिखाएंगे। सो वो चीज है कि जब आप कंटेंट वैलिडिटी की बात करेंगे तो जो आप चीजें वैलिड जो आप चेक करना चाह रहे हैं वही चीज चेक हो रही है या नहीं हो रही है। सो आप कंटेंट पे फोकस करते हैं। ये ना हो कि आपने जो है एग्जाम में तो सारा सिलेबस दे रखा है लेकिन एग्जाम पेपर जो है वो सिर्फ 4th चैप्टर से बना दिया, ठीक है। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री टू विच अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट रिलेट्स टू अ मेजर ऑफ एस्टैब्लिश्ड वैलिडिटी, यानी कि डज दिस टेस्ट रिफ्लेक्ट अ सर्टेन सेट ऑफ एबिलिटी। इस क्वेश्चन के आंसर को देख के हम बता सकते हैं कि क्राइटेरिया वैलिडिटी होती क्या है। और इसमें हम सिंपलेस्ट वे क्या करते हैं, जब हम क्राइटेरिया वैलिडिटी की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ऑलरेडी नॉन स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक नया इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, ठीक है। सो इंटेलिजेंस टेस्ट में वो चीज वो स्टैंडर्ड आईक्यू को टेस्ट कर रहा है, ये हमें पता है, लेकिन क्या वो सही से मेजर कर रहा है। इट्स लाइक कि मेरे पास ऑलरेडी एक टेस्ट है, टेस्ट 1, जो स्टैंडर्डाइज है और सही आईक्यू बताता है, लेकिन मैंने रिसर्च करके एक टेस्ट 2 बनाया। सो मुझे ये देखना है कि यहां से अगर एक बच्चे का आईक्यू 100 आ रहा है, सो क्या टेस्ट 2 से भी सेम आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट सेम आने चाहिए। आपका टेस्ट अलग हो सकता है, आपका प्रोसीजर अलग हो सकता है, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, रिजल्ट तो सेम आने चाहिए ना। सो इसमें क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी में हमारे पास क्या होगा, एक नॉन स्टैंडर्ड होगा हमारे पास। पर इसकी समस्या भी यहीं पे आ जाती है जब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें कि हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड है भी या नहीं।
ये चीज सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन मार्क वाली है कि हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंस टेस्ट आज से पहले बना ही ना हो। ऑल्दो ये हाइपोथेटिकल है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूं कि कोई भी चीज आपने एक टेस्ट बनाया, हो सकता है उस फील्ड में वो टेस्ट पहले बना ही ना हो। सो आप क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे, राइट? सो वहां पे फिर आपकी दूसरी वैलिडिटीज को आप चेक करते हैं। अब ये जैसे इन्होंने बोला कि इफ न्यू इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज द स्टैंडर्ड आईक्यू टेस्ट, तो वहां पे हाई क्राइटेरिया वैलिडिटी हो जाएगी। यही मैंने आपको बताया। ये यूजुअली क्लिनिकल प्रेडिक्शंस में या सेल्फ रिपोर्टिंग में वहां पे यूज किया जाता है, और टाइम फ्रेम के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? सो यही बिगेस्ट चैलेंज है कि वी नीड फर्स्ट अ स्टैंडर्ड रेफरेंस टू कंपेयर विद। हमारे पास रेफरेंस टेस्ट होना तो चाहिए, राइट? सो वो चैलेंज हो जाता है। लेकिन दो टाइप की हम इसमें पढ़ेंगे, एक है कॉन्करेंट और दूसरा हो जाएगा प्रिडिक्टिव। अब ये टाइम फ्रेम के बेसिस पे क्यों बोल रहे हैं? जैसे कॉन्करेंट है तो जब क्राइटेरिया मेजर हम कर रहे हैं वो उसी टाइम पे मेजर हो जाएगा एज द टेस्ट स्कोर्स, सेम टाइम पे, ठीक है? जैसे इफ अ टेस्ट मेजर्स एंजाइटी, it would be said to have concurrent validity if it rightly reflects the current level of anxiety experienced by an individual। मान लो कोई एंजाइटी मेजर करने का टेस्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए कि 10 दिन बाद आप उसको बता रहे हैं, आपको उसी टाइम बतानी है वो चीज कि वो वहां पे उस टाइम पे कितनी एंजाइटी है उस पर्सन में, कितनी एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहा है वो इंसान, ठीक है? सो ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्करेंट में आप उसी टाइम पे, कॉन्करेंट यानी करंट सिचुएशन के बारे में आप बता रहे हैं। सो ये नॉर्मली कब होता है? ये अचीवमेंट टेस्ट में या डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट में, क्योंकि आपने टेस्ट किया कोई भी क्लिनिकली, जैसे एंजाइटी टेस्ट का या इंटेलिजेंस टेस्ट या कोई भी टेस्ट, सो वहां पे आपको उसी टाइम बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत चल रही है, डायग्नोस करके। ऐसे ही प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की जब हम बात करेंगे तो हम प्रिडिक्ट करते हैं किसके बारे में? फर्दर फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट लिया, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? तो कोचिंग के टाइम पे आप में 12th क्लास का आप कोचिंग ले रहे हैं, 12th क्लास की, और वहां पे आपसे 10th जो है चैप्टर का टेस्ट लिया, या आपसे पूरे सिलेबस का, जैसे कि प्री बोर्ड्स होते हैं, ठीक है? सो उनमें क्या होता है कि आपसे पहले चेक किया जा रहा है। सो वो जो मार्क्स आएंगे उस बेसिस पे, मान लीजिए कोचिंग वालों ने टेस्ट लिया और वहां पे आपकी फर्स्ट रैंक आई और आपके जो है मार्क्स 500 में से वहां पे आ गए 450। सो वो मान के चल रहे हैं कि हाँ अप्रोक्स इतना या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप स्कोर करेंगे, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना वहां पे। हो सकता है कोई बच्चा कोचिंग में जो है बहुत अच्छा कर रहा हो, लेकिन जिस दिन उसका एक्चुअल एग्जाम हो उस दिन कुछ दिक्कत आ जाए, राइट? सो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑल्दो। सो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, जहां पे क्राइटेरिया मेजर होता है ऑब्टेन्ड एट अ टाइम आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद, ठीक है? यहाँ पे करंट रहेगा, इसमें बाद में रहेगा। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग हु विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड और फेल इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि कौन फेल होने के चांसेस है और किसके पास होने के चांसेस हैं। सो वो एक तरीके से क्या हो रहा है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कर रहा है? टेस्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है वो चीज को। और यही क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम या ऑक्यूपेशनल टेस्ट जो होते हैं वहां पे इस वैलिडिटी को ज्यादा यूज किया जाता है। कॉन्करेंट वैलिडिटी को क्लिनिकल ट्रायल्स में या अचीवमेंट टेस्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। ये तो ये ध्यान रखना है आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर आता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या हो जाता है कि ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों को इंक्लूड करके चल रही है। एग्जामिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इन्वॉल्व्स रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वैलिडेशन नॉट ओनली ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बट ऑफ द थियरी अंडरलाइंग इट। यानी कि जो ऑलरेडी चीजें आपके पास हैं, आप इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ थियरी पे भी फोकस कर रहे हैं कि क्या वो वैलिड है या नहीं। If the predictions are not supported, the investigator may have no clear guide as to whether the shortcomings is in the measuring instrument or in the theory। हमने क्या किया, एक थियरी के बेसिस पे क्या कर लिया, कोई भी टेस्ट लिया या कोई भी जो है रिसर्च किया, ठीक है? लेकिन अब अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, मान लो हमने इंस्ट्रूमेंट जो है या टूल्स जो है वो सही से यूज किए हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि दिक्कत उस थियरी में है या हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन में है, ठीक है? सो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ जो जिस थियरी से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं हम उसको भी चेक करते हैं, उसकी रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी भी चेक की जाती है, ठीक है? कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स। पहला, स्पेसिफाई द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड देमसेल्व्स। दूसरा, एग्जामिन द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। पहला थ्योरेटिकली जो चीजें हो रही है, दूसरा एम्पेरिकली जो एक्सपीरियंस की बेसिस पे है, जो आपने डाटा कलेक्ट किया उस बेसिस पे। फिर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं एम्पेरिकल एविडेंसेस को कि वो जो है कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो इनसे मैच खा भी रहे हैं या नहीं,
ठीक है, सो वो चीजें आप देखेंगे. सो इट इज इम्पॉसिबल टू वैलिडेट अ मेजर ऑफ कॉन्सेप्ट इन दिस सेंस अनलेस देयर इज अ थ्योरेटिकल नेटवर्क दैट सराउंड्स द कॉन्सेप्ट. सो थियरी का भी सही होना जरूरी है, इस चीज पे ये फोकस कर रहे हैं. दो टाइप की होगी, कॉन्करेंट और डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट जहां पे होगा, क्योंकि अलग अलग, जैसे डाइवर्जेंट आइडियाज की भी बात करते हैं ना, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हमने पढ़ी है. तो डाइवर्जेंट जब अलग अलग जगह हो गई चीजें, एक तो यह है कि सब लोग जो है मिलके एक ही जगह पे कि यही आंसर है इसका, जैसे हम एमसीक्यूज में करते हैं, वो क्या हुआ कन्वर्जेंट. डाइवर्जेंट यानी कि अलग अलग ओपन एंडेड की जब हम बात करते हैं ना, तो वो डाइवर्जेंट में आ गया. सो कन्वर्जेंट इट मींस द एक्सटेंट टू विच अ मेजर इज कोरिलेटेड विद अदर मेजर, कि कितना वो थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि कितना सेम है वो चीजें. ठीक है, कितनी कोरिलेटेड है, तो वो कोरिलेटेड होनी चाहिए. जब वो कोरिलेटेड नहीं है तो वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हो गया. This explains the extent to which the operationalization is not correlated with other operationalizations. That is, it theoretically should not be correlated with. तो जब वो correlate कर रहे हैं और एक ही point पे हम पहुंच रहे हैं तो वो convergent, अगर वो correlate नहीं कर रहे हैं तो divergent. फिर आती है फेस वैलिडिटी. जैसे होता है ना चेहरा देख के जज कर लेना, या बुक जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर वाला सिचुएशन. ठीक है, तो वो फेस वैलिडिटी. और फेस वैलिडिटी यूजुअली सुपरफिशियल होती है. ठीक है, इट्स रेफर्स टू व्हाट अपीयर्स टू मेजर सुपरफिशियली. तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ रिसर्चर. रिसर्चर के जजमेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस जो रेडी कर रहा है, मान लो एक क्वेश्चनियर बनाना है या डाटा कलेक्ट करना है, तो वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कौन प्रिपेयर कर रहा है, वो रिसर्चर प्रिपेयर कर रहा है. अब रिसर्चर को अगर उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, सो वो फिर से उसको स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर से ठीक करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो ये इसका मतलब यही हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, जब तक रिसर्चर सेटिस्फाई नहीं हो जाता. दैट इट इज एन एक्यूरेट मेजर ऑफ डिजायर्ड कंस्ट्रक्ट, कि जो हम चाह रहे हैं वो चीज एक्यूरेटली मेजर करें. तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे. द डिटर्मिनेशन ऑफ फेस वैलिडिटी इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर. सो फेस वैलिडिटी जो है वो कौन डिसाइड करेगा, रिसर्चर डिसाइड करेगा. फिर आते हैं इंटरनल वैलिडिटी. और जब हमने इंटरनल वर्ड पढ़ा है, तो एक्सटर्नल को कैसे छोड़ सकते हैं, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी इसका दूसरा काउंटर पार्ट हो जाएगा. अब इंटरनल वैलिडिटी में हम क्या करते हैं, जब हम रिसर्च पढ़ेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा, तो उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स भी दो हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा, तभी तो वो डिपेंडेंट है, राइट. सो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो पढ़ेंगे. अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड क्या होती है इंटरनल वैलिडिटी, because it concerns the logic of the relationship between independent and dependent variable. ठीक है, this type of validity is an estimate of the degree to which inferences about causal relationships can be drawn based on the measures employed and research design. So properly हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास सिचुएशंस जो है वो कंट्रोल्ड होती हैं. मान लो हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल कर लिया. लेकिन जब हम सोशल साइंसेज में या ह्यूमैनिटीज में करेंगे, सो हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और ह्यूमन बीइंग तो ऑलरेडी डायनेमिक है. ठीक है, डायनेमिक कि चेंज होती रहती हैं चीजें. सो प्रॉपरली सूटेड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स वेयर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल upon dependent one is observed under highly controlled conditions and makes possible higher degree of internal validity. So internal validity क्या होगी कि हमें अच्छे से पता हो कि ये जो variables हैं जो हमारे, उनमें क्या relationship है. So relationship से related क्या है internal. और जब हम external validity की बात करेंगे, तो external validity किस चीज पे फोकस करेगी कि जो ये हमारे पास variables हैं या जिस बेसिस पे हमने डाटा कलेक्ट किया है, क्या वो जनरलाइज किए जा सकते हैं. यानी कि मैंने डाटा तो जो है वो ए एरिया में इकट्ठा किया, वहां पे रिसर्च किया, बट क्या मैं उसको जनरलाइज कर सकती हूँ. तो जितनी ज्यादा जनरलाइजेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी. और इंटरनली यानी कि हमारे लेवल पे जहां पे आप डाटा रिसर्च कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जहां पे वेरिएबल्स इंक्लूड कर रहे हैं, आप टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूड कर रहे हैं, सो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसर्चर के आसपास जो चीजें होंगी वो सारी की सारी इंटरनल वैलिडिटी में रिलेटेड होंगी. मान लीजिए रिसर्चर बायस्ड है किसी चीज को लेके, सो वो इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट हो जाएगा.
ठीक है। सो इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट जब होगा उसमें हम कई चीजें पढ़ के चलते हैं, कंफाउंडिंग, सिलेक्शन बायस, हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल चेंज, रिपीटेड टेस्टिंग, मैच्योरेशन, डिफ्यूज होना, या फिर मोर्टेलिटी सॉरी, एक्सपेरिमेंटल बायसनेस, या रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, या कंपनसेटरी राइवलरी। सो जब हम अब इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें वैलिडिटी डिटेल में पता होना चाहिए। सो ये थ्रेट्स होंगे इंटरनल वैलिडिटी को, और इंटरनल वैलिडिटी आप याद रखेंगे कि जब हम दो वेरिएबल्स जो हैं उनके बीच के रिलेशनशिप से कंसर्न होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि अगर एक मान लीजिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो इसीलिए इंडिपेंडेंट है ना कि इस पे किसी का जोर नहीं चल रहा, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट वाला तो फर्क पड़ रहा है ना इंडिपेंडेंट की वजह से, और अगर इन पे इनका रिलेशन ठीक नहीं है या इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, और रिजल्ट ही तो चाहिए हमें रिसर्च में, राइट। सो इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट्स जो है उनमें एक बार पढ़ लेते हैं कि कैसे ये जो इनका जो रिलेशनशिप है वो चेंज होगा या रिलेशनशिप के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जिसकी वजह से रिजल्ट में चेंजेस आएंगे। अब है कंफाउंडिंग। सो कंफाउंडिंग एरर आपको देखने को मिलेगा जब आप रिसर्च की बात करते हैं। सो जो दो वेरिएबल्स हैं, मान लो दो वेरिएबल्स ऐसे हैं एक्सपेरिमेंट में कि वो सेपरेट नहीं हो सकते, यानी एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। अब ये उसकी वजह से क्या होगा कि हम चाह तो सिर्फ इस वेरिएबल के रिजल्ट्स चाह रहे थे, लेकिन इस वेरिएबल पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस सेकंड वाले का इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन। और कंफाउंडिंग का मतलब भी हम एक कंफ्यूजन ऑफ इफेक्ट्स बोल देते हैं। तो जहां पे कंफ्यूजन हुआ वहां पे रिजल्ट भी कंफ्यूज होगा, यानी रिजल्टिंग इन कंफ्यूज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, की जो इंटरप्रेट हम कर रहे थे वो भी तो क्लैरिटी से नहीं आ रही ना चीजें। सो कंफाउंडिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि हम जो है उसके इफेक्ट को रोक पाए, लेकिन जब वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, हम उनको सेपरेट कर ही नहीं सकते उस एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि कोई भी जेंडर से रिलेटेड चीज ले लीजिए, या फिर जेंडर और एजुकेशन का जब हम कोई चीज लेते हैं, सो जो वो स्कूल ही नहीं गए बच्चे जेंडर के बेसिस पे, सो वो चीजें रिलेट हो गई ना। सो इसमें कंफाउंडिंग का मतलब यही है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब दो वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंट में सेपरेट ना किए जा सके, उनका इफेक्ट एक दूसरे पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और उस इफेक्ट की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और रिजल्ट जो है जो हम इंटरप्रेट करेंगे वो भी कंफ्यूजिंग होंगे। सिलेक्शन बायसनेस, क्योंकि सिलेक्शन आप जो भी चीज ले रहे हैं, चाहे वो टॉपिक से रिलेटेड हो या आप जो है जेंडर के बेसिस पे कुछ चीज कर रहे हैं, सो जो सिलेक्शन होगी किसी भी चीज की, या एनवायरमेंट की, या डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, सो वो बायसनेस जो है वो भी हमें अवॉइड करनी है। सिलेक्शन बायसनेस के बेसिस पे भी क्या हो सकता है, थ्रेट हो सकता है इंटरनल वैलिडिटी को। हिस्ट्री के बेसिस पे मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपने जो है कोई परफॉर्मा भरने को दिया है, लेकिन हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है ना। सो एक्सपेरिमेंटर को हो सकता है समझ ना आए कि ये जो इफेक्ट आ रहे हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ हो रहा है या फिर किसी की हिस्ट्री की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट का रिस्पॉन्स है वो उनके बिहेवियर से, उनके एटीट्यूड से, उनके एक्सपीरियंसेस से अफेक्ट होगा। सो वहां पे वो चीज भी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी को एक थ्रेट हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे जो रहेगा। या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं तो जैसे और डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर हो गया या पॉलिटिकल चेंज हो गए, क्योंकि एरिया वाइज चीजें भी तो बदल रही है ना। तो जब एरिया वाइज चीजें बदल रही हैं तो उसकी वजह से सबके एक्सपीरियंसेस भी बदलेंगे, राइट। सो इसमें हमें समझ नहीं आता कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है इंडिपेंडेंट का, वो उसकी वजह से हो रहा है या फिर हिस्टोरिकल इवेंट कोई हुआ है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स अलग अलग आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट चेंज, यानी कि आप इंस्ट्रूमेंट ही चेंज कर दें, चाहे वो टूल हो या कोई टेक्निक हो या आपने कोई प्रोसीजर लिया हो, सो वो चेंज करेंगे तो डाटा का जो आपका रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। फिर है रिपीटेड टेस्टिंग। अब मान लीजिए आप एक ही टेस्ट क्या कर रहे हैं, बार बार दे रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अगर एक ही टेस्ट आप रिपीटेडली देंगे तो बच्चों को हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आपने फिल कराए हैं उनको टेक्निक पता हो या उनको क्वेश्चंस के आंसर्स याद हो जाएं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाएंगी, आपकी जो डाटा है आपका वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट हो सकता है जब आप रिपीटेडली टेस्ट करते हैं चीजों को।
मैच्योरेशन, मान लीजिए आप लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कर रहे हैं रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट क्लास के बच्चे के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट क्लास का बच्चा जब 10th क्लास में होगा तब तक तो आपके तब तक आप रिसर्च करेंगे उसी बच्चे के ऊपर या उसी ग्रुप के ऊपर, ठीक है। सो आपके एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया, 10 साल लग गए, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो मैच्योर भी तो होगा, राइट। सो उसकी थिंकिंग या उसकी चीजें भी तो चेंज होंगी, उसमें कुछ परमानेंट चेंजेस होंगे, कुछ जो है टेम्परेरी चेंजेस होंगे। सो वो चेंजेस की वजह से भी क्या हो सकता है, आपका जो डाटा है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो इट हैपन्स व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और बिटवीन मेजरमेंट्स। तो जब आप मेजर कर रहे हैं चीजों को या फिर पूरा जो आपका एक्सपेरिमेंट, जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे लॉन्गिट्यूडनल तो ये 10 साल का हो गया ये एक्सपेरिमेंट, तो ठीक है। या फिर हम ये एक क्रॉस सेक्शनल एक्सपेरिमेंट भी होता है जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बताती हूँ कि जब आप एक ही सब्जेक्ट को लेके उसी के ऊपर रिसर्च करना चाह रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूटी में रहेगी तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, और आपका सब्जेक्ट वही रहेंगे सेम। लेकिन हो सकता है अब आपने फर्स्ट से 10th क्लास के बच्चों के बीच डिफरेंस देखना है, तो आप उसी स्कूल में जाके फर्स्ट क्लास का बच्चा उठा लें और 10th का उठा लें, यानी आपका सब्जेक्ट डिफरेंट है बट ग्रेड जो है वो आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया। सो वो क्रॉस सेक्शनल में चला जाएगा। सो मैच्योरेशन एक इंटरनल थ्रेट हो सकता है वैलिडिटी को, क्योंकि आपका डाटा ही वहां पे वैलिड नहीं होगा जब आप मैच्योरेशन की वजह से चीजें चेंज हो गई, ठीक है। सो रिसर्चर मे हैव ट्रबल इन असर्टेनिंग इफ द डिफरेंस इज कॉज्ड बाय टाइम या अदर वेरिएबल्स, की अब ये बड़ा हो रहा है उस वजह से इफेक्ट हुए हैं या कोई और वेरिएबल है जो हम जो है इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हैं। डिफ्यूजन, it might be observed that there will be a lack of differences between experimental and control group if treatment affects spread from treatment groups to control groups। तो diffusion की वजह से भी changes हो सकते हैं, यानी कि independent variable will have no effect or that there would not be a no relationship between dependent and independent variable। so इसमें भी हम confuse हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किस वजह से यह changes हो रहे हैं, कि वो independent dependent variable के relation की वजह से change हो रहे हैं या कोई और factor है। फिर है मोर्टेलिटी, कि आपने किसी पे जो है डाटा कलेक्ट करना शुरू किया था लेकिन पार्टिसिपेंट ने जो है वो ड्रॉप आउट कर दिया उससे, कि उन्होंने अब फर्दर जो है उसमें पार्ट नहीं लेना, या जो है वो एक तरीके से आपके रिसर्च से मोर्टल हो गए, यानी कि वहां पे अब आपका जो रिसर्च का जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे थे वहां पे वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सो मोर्टेलिटी के बेसिस पे भी कई बार होता है कि चीजें ही चेंज हो जाती हैं आपके जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अब आपको दूसरा ग्रुप लेना पड़ेगा, राइट। सो मोर्टेलिटी भी एक रीजन हो सकता है, इंटरनल थ्रेट हो सकता है, थ्रेट हो सकता है इंटरनल वैलिडिटी को। रिग्रेशन टुवर्ड्स द मीन, इसमें क्या होता है कि आप एक्सट्रीम जो है ना कुछ एक्सट्रीम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपको मैथमेटिकल या कोई भी मार्क्स लेने हैं, सो आप जो है डाटा में ही क्या कर रहे हैं कि जो टॉप 5 बच्चे हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल लोवेस्ट जो बच्चे हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप सबको इंक्लूड करके नहीं चल रहे, और जब आप सबको इंक्लूड नहीं कर रहे तो वो क्या हो गया, रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन हो गया, यानी कि आपने एक्सट्रीम स्कोर्स के बेसिस पे जो है वो डाटा कलेक्ट किया है। यानी कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इफ सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रीम स्कोर्स, अब वो एक्सट्रीम स्कोर ज्यादा वाले भी हो सकते हैं कम वाले भी हो सकते हैं। सो जब आप एक्सट्रीम के बेसिस पे डाटा ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो भी एक थ्रेट हो गया इंटरनल वैलिडिटी को, कि वैलिड ही नहीं होगा सब पे, तो आप फिर जनरलाइज कर ही नहीं पाएंगे उसको। एक आता है कंपनसेटरी राइवलरी और रिसेंटफुल डीमोरलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप जो है क्या कर रहे हैं, 2 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं और आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक क्लास को तो आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं और एक को आप क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक से या टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ा रहे हैं। तो जब आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से जो है वो बेटर रिजल्ट्स लेके आते हैं, सो हो सकता है कि जो आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हो उन बच्चों में ये जो है इंफीरियोरिटी आ जाए कि ये इनको तो टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जा रहा है और अब देखना मैं इस मेथड से पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, ठीक है। सो वहां पे क्या हो गया कि हो सकता है कि ट्रेडिशनल मेथड से ज्यादा बेटर तरीके से समझ ना आ रहा हो और टेक्नोलॉजी से ज्यादा बेटर तरीके से समझ आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं आपके जिनके ऊपर आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स को हम रिसर्च में सब्जेक्ट्स बोलते हैं यूजुअली। सो जो सब्जेक्ट्स उसमें आप क्या कर रहे हैं, अब इस बच्चे के तो मार्क्स आ गए अच्छे ट्रेडिशनल मेथड में भी पढ़ के, सो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से हो सकता है इंटेंशनली हो सकता है डीमोरल होके बच्चे ने जो है ये डिसीजन लिया हो। सो वो जो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे ना वो क्या है, कंपनसेटरी और राइवलरी या रिसेंटफुल
डिमोरलाइजेशन, रिसेंटफुल का मतलब ही नाराजगी होता है, ठीक है। सो हो सकता है उनको अच्छे से जो है इस वजह से वो इंफीरियर फील करके क्या करें, अच्छे मार्क्स लें, जिसकी वजह से हमारा डाटा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देयर विल बी अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट इफ कंट्रोल ग्रुप्स अल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी, ठीक है। सो कंट्रोल ग्रुप्स जो हैं उनके जो चेंज सब्जेक्ट जो है उसके चेंज में बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो ये इंटेंशनली भी हो सकता है कि अब देखो मैं नंबर लाके दिखाता हूँ, ये अनइंटेंशनली भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज भी एक इंटरनल थ्रेट मानी जाती है। एक्सपेरिमेंटर बायसनेस, ये तो हम हर जगह ही एक पॉइंट लेके चलेंगे कि एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी जो रिसर्चर है, वही बायस्ड है किसी चीज को लेके, उनकी अपनी एक थिंकिंग होगी रिसर्चर की भी, और उस थिंकिंग को लेके भी जो है वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो एटीट्यूड है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो भी क्या करेगी, डाटा को अफेक्ट कर सकती है। सो वो चीज ध्यान रखने वाली है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स को, इंटरनल वैलिडिटी को एक्सपेरिमेंटर बायसनेस भी अफेक्ट कर सकती है। फिर आ गया एक्सटर्नल वैलिडिटी। External validity concerns whether results of a research can be generalized to another situation, different objects or settings, times and so on. So मैंने आपको तब भी बताया था, अभी इंटरनल वैलिडिटी जब हमने किया, कि इंटरनल वैलिडिटी में हम वेरिएबल्स जो है हमारे पास उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड कंसर्न होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम कंसर्न हैं जनरलाइजेशन को लेके, कि जनरलाइज हम कर पाएंगे चीजों को या नहीं, ठीक है। सो एक्सटर्नल वैलिडिटी लैग्स फ्रॉम द फैक्ट दैट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स ऑफन एम्प्लॉय स्मॉल सैंपल्स, यानी कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उनमें कम होती है जब हम किस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो डायनामिक होते हैं, चेंज होता रहता है। अभी कुछ मूड है, थोड़ी देर में कोई और मूड हो जाए, ठीक है। तो जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तब क्या पता कोई क्या मूड चल रहा हो किसी का, राइट। सो जब आप ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हैं तब क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी हमेशा डाउन जाती है। और वो किस लिए, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो इसमें अफेक्ट करते हैं हमें। अब कौन कौन से फैक्टर्स थ्रेट हो सकते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी को? एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन, सिचुएशंस, प्री टेस्ट इफेक्ट, पोस्ट टेस्ट इफेक्ट और रोसेंथल इफेक्ट। अब थ्रेट्स टू जब हम एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ेंगे, तो आप ये पढ़ के देख लीजिएगा, इसमें मेजर चीजें हम क्या है कि हम जनरलाइजेशन गलत बना लेते हैं बहुत बार, और जैसे ही वो जनरलाइजेशन हमने गलत की, वहां पे क्या हो गया, एक्सटर्नल वैलिडिटी को फिर थ्रेट हो गया, एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो गई, जो हमने ह्यूमन बींग्स के ऊपर किया, स्पेशली जो बताया अभी। इसमें फर्स्ट है एप्टीट्यूड ट्रीटमेंट इंटरेक्शन। सैंपल माइट हैव सम फीचर्स दैट मे इंटरेक्ट विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिएक्ट करके फिर वो जनरलाइजेबिलिटी को लिमिट कर देते हैं, यानी कि वो चीज रिएक्ट करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वजह से चेंज होना नहीं चाहिए था, बट हो रहा है, राइट। सो उसकी वजह से क्या हो गई, जनरलाइजेबिलिटी जो है वो लिमिट हो गई। जैसे कि जब हम कंपैरेटिव साइकोथेरेपी स्टडीज करते हैं साइकोलॉजी में, सो हम उसमें कुछ एक स्पेसिफिक सैंपल्स यूज करते हैं, जैसे कभी हम हार्डकोर क्रिमिनल्स ले लिए, या वॉलंटियर्स ले लिए, या हाईली डिप्रेस्ड लोग ले लिए। सो वो क्या है, उसकी वजह से वो लिमिट हो गई जनरलाइजेशन की, कि जब मैंने डाटा ही मैं हार्डकोर क्रिमिनल बोल रही हूं तो वो जनरलाइज तो हो ही नहीं सकता ना। सो वो जनरलाइज नहीं होगा तो एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट हो गया। सिचुएशंस के बेसिस पे, जैसे कंडीशंस हैं, जो लाइट है, नॉइस है, लोकेशन है, या एक्सपेरिमेंटर की टाइमिंग है, स्कोप है। सो जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, जो भी सिचुएशनल फैक्टर्स हैं, वो सारे भी क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं जनरलाइजेशन को, और जनरलाइजेशन नहीं हो रही तो एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट हो गया। प्री टेस्ट इफेक्ट, जब आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स जो हैं कैन ओनली बी फाउंड आउट आफ्टर प्री टेस्ट आर कैरिड आउट, कि जब आप टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के जब फेज में होते हैं, सो एक रहेगा प्री टेस्ट, एक रहेगा पोस्ट टेस्ट। सो ये जो फाइंडिंग्स हैं प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट की फाइंडिंग्स, ये भी क्या कर देती हैं, जनरलाइजेशन को लिमिट कर देती हैं। और जहां पे जनरलाइजेशन लिमिट हुई, वही फैक्टर को हम क्या बोल देंगे कि वो फैक्टर क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट है। एक होता है रोजेंथल इफेक्ट, या पिग्मेलियन इफेक्ट भी इसको बोल दिया जाता है बहुत बार। तो इसमें क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना जिसमें हाई एक्सपेक्टेशंस जो है उसकी वजह से इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जांपल, एक टीचर ने सोचा कि जो बच्चा ए है वो बच्चा जो है अच्छा है, स्मार्ट है पढ़ने में। सो उस टीचर ने उस बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क किया, और उस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से क्या हुआ, परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। बट टीचर ने इस बच्चे के ऊपर तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा वर्क किया है ना, सो हम उसको तो जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि हम उसकी स्मार्टनेस के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जज कर दें,
राइट। सो उस चीज को भी हम जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, और यही है रोजेंथल इफेक्ट। कि रोजेंथल इफेक्ट में क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन, बच्चे से एक्सपेक्टेशन थी टीचर की, सो एक्सपेक्टेशन की वजह से लेड टू इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस इन अ गिवन एरिया। ठीक है। सो डेरिवेशन जब ड्रॉ करते हैं आप कॉन्सिक्वेंस रिलेशनशिप्स पे, सो उनको आप जनरलाइज नहीं कर सकते बाकी इन्वेस्टिगेटर्स पे या बाकी सब्जेक्ट के ऊपर। सो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, जनरलाइजेशन जो है वो लिमिट हो जाती है। फिर जो है अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिविटी के साथ हमने वैलिडिटी पढ़ा, वैलिडिटी को हमने बिल्कुल डिटेल में कर लिया, रिलायबिलिटी पढ़ा। ऑल्दो इनके अंदर और भी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं कि आप कैसे रिलायबिलिटी चेक करेंगे, कैसे वैलिडिटी चेक करेंगे, बट जब हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, नेट के पेपर 1 की, सो वहां पे इतना इनफ है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। सो इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल बेसिस पे चीजें बहुत रेयर जो है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास जो है वो 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनमें वो जनरल चीजें ही पूछते हैं। तो आपको अगर इतना पता है, दैट विल बी मोर देन इनफ। एक्यूरेसी वर्ड जब आ जाता है तो हम वैलिडिटी से इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि हम चीजें कितनी एक्यूरेटली हुई हैं, चाहे वो रिसर्च का प्रोसेस हो, पूरा प्रोसीजर हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, टूल्स हो जो भी रिलेटेड हैं, सो हम डिग्री जो है किस चीज की मेजर करते हैं कि जो ये प्रोसेसेस हैं वो कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। Accuracy also measures whether the research tools have been selected in the best possible manner। कि बिल्कुल, क्योंकि accurate तो तभी होगा ना जब हम सारी चीजें बेस्ट करेंगे, सारी चीजें अच्छे से सेलेक्ट करेंगे, राइट। वरना तो फिर वो एक्यूरेट रहेगी ही नहीं चीज, फिर तो कंफ्यूजन आके कुछ और ही डाटा निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा। सो एक्यूरेसी जो है उसको भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च की लेके चलते हैं। फिर आती है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी यानी आप कितना उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इस इंसान की तो क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, यानी कि उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो क्रेडिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रिसर्च की, उतना ही ज्यादा वो साइटेशंस में आएगा। साइटेशन यानी कि कोई और जो है आपके वर्क को अहमियत दे रहा है कि हाँ ये वर्क बहुत अच्छा है, और वो साइट कर रहे हैं आपको कहीं पे। जब आप पब्लिकेशंस देखेंगे वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट साइटेशन मिलेंगे। अब जैसे ही आपको कोई स्कॉलर का आर्टिकल खोलेंगे वहां पे साइटेशन लिखी होंगी, तो किसी की साइटेशन कम हो सकती है, किसी की नहीं भी हो सकती। सो वो साइटेशन के बेसिस पे हम क्रेडिबिलिटी जो है वो जज करते हैं। सो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप बेस्ट सोर्सेज यूज करें, इट इज द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। क्योंकि जब आपकी क्वालिटी बेटर होगी आपके रिसर्च की, तभी तो उसको क्रेडिबल मानेंगे हम। सो क्वालिटी से रिलेटेड हो गया क्रेडिबिलिटी। फिर आ गया जनरलाइजेबिलिटी, कि आपने मान लीजिए कोई कैंसर की दवाई जो है वो खोजी है, या फिर कोई भी आपने एक अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए, लेकिन क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। सो जितना ज्यादा लोगों को उस चीज से फायदा होगा, सो वो जनरलाइजेबल। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच रिसर्च फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड टू अ लार्जर पॉपुलेशन। यानी जितना ज्यादा आप उसको जनरलाइज कर पाएंगे, जितने ज्यादा लोग उससे फायदा उठा पाएंगे उस रिसर्च से, वो क्या है, जनरलाइजेबिलिटी। तो ये होनी चाहिए रिसर्च में। फिर आ गया एम्पेरिकल रिसर्च। इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्या रिलेटेड है। सो वहां पे आपको हो सकता है मिल जाए रैशनल थिंकिंग, रैशनलाइजेशन मिल जाए, रैशनलाइजेशन के साथ साथ एम्पेरिकल या एम्पेरिसिज्म मिल जाए। ठीक है। सो वहां पे आप एम्पेरिसिज्म या एम्पेरिकल रिसर्च जो है उसको टिक करेंगे, क्योंकि ये जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं या ऑब्जर्वेशन हो सकती है रिसर्चर की कि किसी और के साथ हो रहा है बट ऑब्जर्व आपने किया है। It implies that research is related basically to one or more aspects of a real situation and deals with concrete data that provides a basis for external validity to the results of research. So empirical research में आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ये real life experiences से related है। सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्योंकि एक इफेक्टिव तो तभी होगा ना रिसर्च जब वो सिस्टमेटिक होगा। इट इज द ओनली अप्रोच टू अंडरटेक एनी रिसर्च वर्क एंड ईच स्टेप मस्ट फॉलो द अदर। कि स्टेप बाय स्टेप हो चीजें, जो है कि आप पहले हाइपोथेसिस बनाएंगे, देन डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर ये चीज होगी, फिर इवेल्युएट करेंगे, तो वो कंप्लीट क्या है, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो सिस्टमेटिक होगा तो वो एक अच्छा रिसर्च जो है वो माना जाता है। अब कुछ एक कंट्रोल फैक्टर्स भी हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में तो
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब आप रिसर्च की भी बात कर रहे हैं तब भी आपके आउटकम को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप लैब में जाएंगे तो आप फिर भी चीजों को या सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जब भी उनको हम बोल देते हैं इन विट्रो, कि आप इन विट्रो में चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आप फील्ड पे काम कर रहे हैं या आप ह्यूमन बींग्स पे काम कर रहे हैं तो वहां पे आपके कंट्रोल वाले फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं, कि आप उनके ऊपर, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता उसके ऊपर, राइट। सो कंट्रोल्ड फैक्टर्स जो हैं वो भी एक इसमें रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूडेड माना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल implies that in exploring causality in relation with two variables, we set up a study in a way that minimizes the effect of other factors affecting the relationship. So हमें कोशिश करनी है कि जितने कम फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करें, यानी हमने दो वेरिएबल लेके चले हैं, सो कोई तीसरी चीज उसको अफेक्ट करे ना करे ऐसा तो हो नहीं सकता, बट हमें मिनिमाइज करना है उन चीजों को, कि जो हम चाह रहे हैं उन्हीं फैक्टर्स में, उन्हीं कंट्रोल्ड फैक्टर्स में चीजों को हम लेके चलें। सो हम मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो हमारा रिलेशनशिप है हमारे इन वेरिएबल्स के बीच में वो तीसरे फैक्टर पे डिपेंड ना हो। साइक्लिकल होती है रिसर्च, क्योंकि हम प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम पे ही आके हम एंड हो जाते हैं, क्योंकि आपने किसी चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की लेकिन लास्ट में आके कुछ ना कुछ चीजें उसमें भी रहेंगी, प्लस कोई और नई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, राइट। सो रिसर्च जो है उसको साइक्लिकल प्रोसेस माना जाता है। लॉजिकल है, द स्टेटमेंट अ गुड रिसर्च इज लॉजिकल implies that research is guided by the rules of logical reasoning. Induction and deduction are of great value in research, which have been discussed under the types of रिसर्च। तो हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में इसको डिस्कस करेंगे। और लॉजिकल की जब हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो कॉमन सेंस वाली चीज है ना, रीजनिंग वाली जो चीज है, कि वो तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट, तभी उसको हम गुड रिसर्च बोलेंगे। रेप्लिकेबल होना चाहिए। रेप्लिकेबल का मतलब है कि मान लो आपने कोई पेपर पब्लिश किया, उसमें आपने जो है कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपने ए से बी बना दिया, आपने प्रॉपर जो है उसके अंदर कि हमने जो है इसमें ये वाली चीज यूज की फर्स्ट में, सेकंड में हमने इतने घंटे इस रिएक्शन को चलाया और ये यूज की। सो जब आप केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आपने ए से बी बना दिया और उसके बाद क्या किया कि आपने बी जो है वो कोई नई इनोवेशन या कोई नया कंपाउंड है और आपने क्या किया उसको रिपोर्ट कर दिया, पब्लिक मतलब पब्लिश करवा दिया, राइट। सो रेप्लिकेबल रिसर्च का मतलब है कि मान लो ये किसी और ने पब्लिश किया है और मैं जो है इस ए से ये बी बनाना चाह रही हूँ। सो क्या इन्हीं कंडीशन जो इसमें लिखी हुई हैं उन कंडीशंस को यूज करके मैं लैब में ये बी बना पाई? तो वो क्या हो गया कि आपके पास कोई डाटा है, रिसर्च है, उसको आप रेप्लिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो वो क्या होगा, रेप्लिकेबल। तो रेप्लिकेबल होना चाहिए रिसर्च की, आप वेरीफाई कर पाए उस चीज को, क्योंकि किसी ने तो लिख दिया कि ए से बी बनेगा, कि बट क्या बना है ए से बी, राइट। एक्चुअल कंडीशंस में क्या बन रहा है जो बोला गया है। इसके बाद है टाइप्स। हमने बताया आपको टाइप्स हम किसके साथ पढ़ेंगे, मेथड्स के साथ, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब उसके अलावा हमारे पास टॉपिक बचा इसमें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। उससे पहले ये जो टर्म्स आपको दिख रही हैं हमें इनके बारे में एक बार पढ़ना पड़ेगा कि मेटाफिजिक्स क्या है, ओंटोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, एक्सियोलॉजी, रिसर्च पैराडिग्म और थियरी। इनको पढ़ने के बाद हमें जो है ये जो टॉपिक है हमारा पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का, ये काफी इजी लगेगा। सो देखिए मेटाफिजिक्स क्या, क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आप ये जो मैं आपको जो टर्म्स बता रही हूं उसमें पर्टिकुलरली जो याद करने की चीज है वो आप ध्यान रखेंगे। मेटाफिजिक्स क्या है, फिलोसफी की ब्रांच है, ये तो पता है, बट इट डील्स विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि मेटाफिजिक्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से डील करती है। और ये किससे कनेक्टेड है, बहुत घनिष्ठता, इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ, सो इंटीमेटली ये कनेक्टेड है एपिस्टेमियोलॉजी से। ये हो गया मेटाफिजिक्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से डील करता है। ओंटोलॉजी की बात करें तो एक तरीके से ये मेटाफिजिक्स की ही ब्रांच है जो कि डील करती है नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। सो नेचर ऑफ बीइंग, होने का जो एहसास है उससे, और रियलिटी से, ठीक है। सो इन शॉर्ट ओंटोलॉजी रेफर्स टू आवर आइडियाज ऑफ रियलिटी एंड हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कि हम क्या मानते हैं रियलिटी को। सो जब ओंटोलॉजी पढ़ी जा रही है, मान लीजिए पॉजिटिविज्म अप्रोच है, उसकी ओंटोलॉजी मैं पढ़ रही हूँ, सो उस ओंटोलॉजी का मतलब क्या होगा कि उसका नेचर जो है ना, उसके अकॉर्डिंग रियलिटी क्या है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। सो मेटाफिजिक्स हो गया एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से डील करने वाला, ओंटोलॉजी हो गया नेचर ऑफ बीइंग और रियलिटी से डील करने वाला। फिर आता है एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नॉलेज। और स्टडी ऑफ नॉलेज ये जो टर्म है ये किसने यूज किया, एपिस्टेमोलॉजी,
फ्रेडरिक फ्रेयर ने, ये नाम आप याद रखेंगे। दो तरीके होते हैं हमारे पास कोई भी नॉलेज को एक्वायर करने के, एक हो गया रैशनलिज्म, दूसरा हो गया एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, और रैशनलिज्म लॉजिक और रीजन के बेसिस पे, ठीक है। कि एम्पेरिसिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियोरी बोलते हैं। सो ये 2-3 चीजें आप याद रखेंगे कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, कि नॉलेज आई कहां से, उसका ओरिजिन, नेचर, स्कोप, ये सारी चीजें कि आप एक्वायर कैसे करेंगे नॉलेज को, उससे रिलेटेड है एपिस्टेमोलॉजी। और एक्वायर कैसे करेंगे उसके ये 2 तरीके बेसिकली मान के चलते हैं। एक तो है रैशनलिज्म जहां पे आप रीजन और लॉजिक का यूज कर सकते हैं, और दूसरा है एम्पेरिसिज्म जहां पे आप जो है एम्पेरिक जो एक्सपीरियंस है आपका उसके बेसिस पे। सो जब एम्पेरिसिज्म आएगा सो इंडक्शन मेथड या इंडक्शन अप्रोच याद रखेंगे, और जब रैशनलिज्म आएगा तो डिडक्शन अप्रोच याद रखेंगे। अब मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि डिडक्शन और इंडक्शन या डिडक्टिव इंडक्टिव अप्रोच क्या है। अगर आपने थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। फिर आता है एक्सियोलॉजी, जजमेंट्स अबाउट द वैल्यू। तो वैल्यू सिस्टम के बारे में बताने वाला क्या होगा, एक्सियोलॉजी। ये भी फिलोसफी की ब्रांच है। इट इज एंगेज्ड विद असेसमेंट ऑफ द रोल ऑफ रिसर्चर्स ऑन वैल्यूज ऑन ऑल स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो ये एक्सियोलॉजी की अगर रिसर्च में बात करें हम, तो रिसर्चर की जो ऑन वैल्यूज है उनका भी असेसमेंट इसमें इंक्लूड किया जाएगा। प्राइमरीली जो है ये एम्स ऑफ रिसर्च को रेफर करती हैं। वेदर, अब इसमें क्योंकि हम वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, हम जज कर रहे हैं, जजमेंट्स कर रहे हैं किसके बारे में, वैल्यू के बारे में। तो ब्लेम वर्दी या प्रेज वर्दी हम बता सकते हैं कि कोई भी एक्शन अगर आपके सामने हुआ है, सो वो एक्शन जो है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो आप बोलेंगे कि आपके वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जब आप उसको जज कर रहे हैं तो वो प्रेज वर्दी होगा। लेकिन अगर वो गलत है एक्शन आपके अकॉर्डिंग, तो वो ब्लेम वर्दी हो जाएगा कि आप ब्लेम कर रहे हैं कि ये गलत चीज है। थियरी से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि थियरी होती क्या है। तो थियरी एक सेट ऑफ सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स होता है। सो सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स में जनरलाइजेशन का रोल रहता है कि जनरलाइज आप उस चीज को कर पाए, तभी तो थियरी बोला गया है उसको, राइट। तो दीज जनरलाइजेशंस प्रोवाइड हाइपोथेसिस, और जो ये हाइपोथेसिस हैं उनको हम फिर डिटरमाइन मतलब मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो थियरी क्या रहेगा, सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स को जब आप एक जगह लाते हैं वो एक थियरी बन जाती है। जैसे हमने पियाजे की थियरी पढ़ी, सो पियाजे की थियरी में भी तो सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स है ना, कि पियाजे ने बोला कि भाई स्कीमा होता है, स्कीमा के अलावा उन्होंने बोला एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के अलावा अकोमोडेशन, ठीक है, अडेप्टेशन। सो ये जो वर्ड्स जो है, ये जो टर्म्स उन्होंने यूज की, ये एक तरीके से सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स ही तो है, उन्होंने रिलेट करके समझाया चीजों को, राइट। तो वो रहेगी थियरी। फिर आता है रिसर्च पैराडिग्म। रिसर्च पैराडिग्म मतलब कि आप सोच कैसे रहे, वे ऑफ थिंकिंग, कोई भी वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि आप किस बारे में कैसे सोच रहे हैं और कैसे उसको पढ़ेंगे। सो आपका जो थिंकिंग का तरीका है, जो आप किसी भी, मान लो आपने कोई रिसर्च करना है, आप उस रिसर्च को कैसे करेंगे एक तरीके से, ठीक है। सो और एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो हमने पढ़ा मेटाफिजिक्स, मान लीजिए मैं ये मेटाफिजिक्स लेके चल रही हूं, ठीक है, ये मैंने एक्सियोलॉजी ले लिया, जो वैल्यू सिस्टम की बात की थी हमने, ठीक है, और ये मैंने क्या ले लिया, ओंटोलॉजी, ठीक है, ओंटोलॉजी, ओके। सो इनका जो क्लैश होगा ना, जहां पे हम इन तीनों को इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या लेके चलते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ठीक है जी। सो ये चीज आप ध्यान रख सके कि हम मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी और ओंटोलॉजी, नॉर्मली कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जब अप्रोच पढ़ेंगे या कोई भी मेथड पढ़ेंगे हम रिसर्च का, तो वहां पे ये तीनों चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। मेटाफिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट चीजों से या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक्सियोलॉजी में हम वैल्यू सिस्टम पढ़ रहे थे, और ओंटोलॉजी में क्या पढ़ा था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो रिसर्च पैराडिग्म क्या हो गया कि वे ऑफ थिंकिंग, कि आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। तो जब दोनों में डिफरेंस है तो उनके अप्रोच में भी तो डिफरेंस होगा ना, सो उनका रिसर्च पैराडिग्म अलग अलग होगा, ये बोल सकते हैं। देर आर 2 कंपीटिंग पैराडिग्म टू एक्वायर नॉलेज, और वो कौन कौन से हैं, एक है पॉजिटिविस्टिक पैराडिग्म और एक है इंटरप्रेटिव पैराडिग्म। सो इंटरप्रेटिव जो है वो एक तरीके से पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच का पार्ट होता है। सो हम इसको जो है कई बार इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं। अब बात आती है कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म होते क्या है।
उससे पहले ये पढ़ लिया हमने मेटाफिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ऑन्टोलॉजी नेचर ऑफ बीइंग और रियलिटी से रिलेटेड, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड, जिसमें हम दो चीजें पढ़ रहे थे कि लॉजिक और रीजन के थ्रू एक्वायर करना और एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज एक्वायर करना। एक्सियोलॉजी में हम जजमेंट अबाउट वैल्यूज, थियरी जो है वो सिस्टमेटिकली रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती हैं, सम लो लाइक कोई जनरलाइज कर दिया हमने, कोई लो बना दिया टाइप्स। रिसर्च पैराडिग्म क्या होगा, वे ऑफ थिंकिंग, और उस वे ऑफ थिंकिंग में हम दो चीजें पढ़ेंगे, पॉजिटिविस्ट और इंटरप्रेटिव या पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म। अब आता है पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म। तो ये जो टर्म है पॉजिटिविज्म, ये किसने जो है कॉइन की थी, फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्टे कॉम्टे। ये नाम आप याद रखेंगे। 19th सेंचुरी में ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिविज्म का या पॉजिटिविस्ट अप्रोच लगा लीजिए, ये काफी पॉपुलर रहा कब, 19th सेंचुरी में। अब आप इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर पॉजिटिविस्ट है सो पोस्ट पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट से बाद आया होगा, यानी कि अगर ये 19th में आया है सो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो हमारा रहेगा वो 20th सेंचुरी के लास्ट में, या 20th लगा लीजिए, 20th और 21st के स्टार्टिंग में हम लगा के चलते हैं। सो 20th सेंचुरी में पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो पॉपुलर रहा। ये दो चीजें, दो डिफरेंस आपको समझ आए होंगे, ठीक है। सो ये इन्होंने दिया है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके काम में इसको रिफ्लेक्शन मिला कि इस अप्रोच को जो है बातचीत की। सो ये बहुत सारे नाम है, अगर आपको एक आधा ध्यान रहे तो याद रख लीजिएगा। सो जो टर्म पॉजिटिविस्ट है उसमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, यानी कोई ऐसा चीज छुपी हुई नहीं है जो हमें समझना है। पॉजिटिविज्म की बात जहां होगी वो फैक्चुअल नॉलेज की बात करते हैं। जब अगर हम फिलोसफी में पॉजिटिविज्म को पढ़ेंगे सो फैक्चुअल नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में सेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन के थ्रू अब जब आप चीज करते हैं या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, उसको ये क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिविज्म। सो पॉजिटिविज्म जो है वो क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बेसिस पे जो रोल है रिसर्चर का वो लिमिटेड रहेगा, कहां तक, डाटा कलेक्शन तक, इंटरप्रिटेशन तक। सो वहां तक रोल जो है लिमिटेड है, तो उसको हम एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वे में बोल देते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव है। जो भी साइंटिस्ट या जो रिसर्चर है वो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिविटी को ज्यादा महत्वता देते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि एक ही रियलिटी है, जो कि मतलब रियलिटी को ये एक मानते हैं। अब पॉजिटिविज्म ये तो हमें पता चल गया कि साइंस के ऊपर बिलीव करेगा, लेकिन क्या क्या फैक्टर्स पे रिलाई करता है, ये कौन कौन से साइंटिफिक फैक्टर्स पे। एक तो ये डिटर्मिनिस्टिक की साइंस जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, जो कि एक्सप्लेन करेगी कोज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट की किस वजह से हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। मैकेनिस्टिक है, एज रिसर्चर्स डेवलप हाइपोथेसिस टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड वाया एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स। तो हम प्रूव और डिसप्रूव कर सकते हैं, मैकेनिस्टिक है साइंस। ये बहुत सारे मेथड्स का यूज करती है, जिसमें हम सेलेक्ट करेंगे सैंपल को, मेजरमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, और फिर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि हाइपोथेसिस जो हम लेके चले थे वो सही है या नहीं। साइंस जो है वो एम्पिरिसिज्म से डील करता है, यानी कि जो चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेयर इट इज असेस्ड एज ऑब्जेक्टिव। सो ये वर्ड आप याद रखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी से डील करते हैं, जिसको आपने देखा है, मेजर किया है, ठीक है। पॉजिटिविस्ट यूजुअली अडॉप्ट अ डिडक्टिव अप्रोच वेयर इन द कंसंट्रेशन इज ऑन फैक्ट्स के ऊपर ये कंसंट्रेशन रखते हैं, और डिडक्टिव अप्रोच को जो है ये फॉलो करते हैं। जो भी इनकी स्ट्रैटेजीज होंगी वो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रैटेजीज होती हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि जहां क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होगी, जो हम फर्दर भी रिसर्च जब आगे फर्दर पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसमें आपको मिलेगा कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से, इन स्ट्रैटेजीज में हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का यूज करते हैं। अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को करते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिसर्चर जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट है, विच मींस मेंटेनिंग मिनिमल इंटरेक्शन विद पार्टिसिपेंट्स, और इसीलिए रिसर्च जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिव वर्ड आप ध्यान रखिएगा। It assumes that social phenomena can be explained by observing cause and effect. So ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है, जो कि 20th सेंचुरी में आया, जो कि एक तरीके से रिवीजन नहीं है, पॉजिटिविज्म का कंप्लीट रिजेक्शन है, कि पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले पॉजिटिविज्म को मानते ही नहीं है, ये रिजेक्ट कर रहे हैं इनकी कोर वैल्यूज को, कोर वैल्यूज जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी, हम बोल रहे थे ना अभी तक कि ऑब्जेक्टिव है, राइट। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या पॉइंट आउट करता है कि साइंटिफिक रीजनिंग जो है वो सिमिलर हो सकती है किसकी, जो कॉमन सेंस रीजनिंग बोल रहे हैं हम जिसको, ठीक है। ये क्या डिनोट करते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल है, यानी कि डे टू डे लाइफ में हम सारे ही वो चीजें समझते हैं जो साइंटिस्ट समझ रहे हैं,
ठीक है। सो जो ओनली डिफरेंस है साइंटिस्ट में वो क्या रहेगा कि वो एक प्रोसीजर के रूप में काम कर रहे हैं कंक्लूजन तक, एक ले पर्सन जो है वो नॉर्मली कॉमन सेंस से करता है वो सारी चीजें, राइट। सो पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या पॉइंट आउट करते हैं कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कि जो मियर हम क्या कर रहे थे पॉजिटिविज्म में, ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है कॉज एंड इफेक्ट को बता रहे थे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन तो कोई भी कर सकता है ना। सो ये ऑब्जर्वेशन जो है उसमें एरर हो सकती है, हम कंप्लीटली सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, ये बात पोस्ट पॉजिटिविस्ट बोलते हैं। और ये बहुत क्रिटिकली इस बात को सोच रहे हैं, इसलिए इनको क्रिटिकल रियलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। वो जो पॉजिटिविस्ट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, रियलिस्ट, कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को रियलिज्म से। सो रियलिस्ट से यहां पे क्या शिफ्ट हो गया, क्रिटिकल रियलिस्ट, ठीक है। सो ये ध्यान रखेंगे, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी था, ये ऑब्जेक्टिविटी था, ठीक है। सो वो ऑब्जेक्टिविटी से यहां पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना ऑब्जेक्टिविटी को, सो ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविटी हो गया। सो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि रियलिस्ट से ये क्रिटिकल रियलिस्ट है और वो ऑब्जेक्टिव से ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट है, ठीक है जी। सो ये क्रिटिकली रियलिटी के बारे में सोच रहे हैं। सो इनके अकॉर्डिंग कि एक सिंगल मेथड पे आप रिलाई नहीं कर सकते, जैसे उसमें हमने क्या कहा कि हम साइंटिफिकली उसको जो है प्रूव कर लेंगे, राइट। सो सिंगल मेथड पे रिलाई नहीं कर सकते, जो हम ऑब्जर्वेशन से कर रहे थे पॉजिटिविज्म में। और जब आप सिंगल मेथड से रिलाई नहीं कर रहे तो आपको प्रूव करने के लिए अलग अलग मेथड्स देने पड़ेंगे या अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एरर कम हो, जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं। सो जब आप एरर कम करना चाह रहे हैं वो भी अलग अलग मेथड्स को यूज करके, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन, ठीक है। सो ये वर्ड याद रखिएगा कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है, जब आप अलग अलग रिसर्च मेथड्स का यूज कर रहे हैं ताकि क्या हो, एरर्स जो है वो आपकी कम हो सके। सो पॉजिटिविस्ट क्या बोल रहे हैं कि प्योर ऑब्जेक्टिविटी अचीव नहीं की जा सकती, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि उनका भी क्या है, वो भी कल्चरल बिलीफ्स या उनकी भी एक बायस्डनेस जो है वो रहेगी, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्योर ऑब्जेक्टिविटी जो है वो है हमारे रिसर्च में। सो जब प्योर ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिविटी क्या पढ़ा था फर्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते टाइम, कि रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसमें हम बोल रहे थे कि बायसनेस ना हो, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई भी बायसनेस ना आए, राइट। सो वो चीज आप ध्यान रखेंगे कि पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले ये बात बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं हो सकते, बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी, प्योर ऑब्जेक्टिविटी को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि बायसनेस जो है वो कहीं ना कहीं आएगी। रिसर्च जो है वो ब्रॉडर है, ये रादर देन स्पेसिफिक। सो ब्रॉडर सेट ऑफ कंडीशंस हैं हमारे पास, ऐसा ये बोल रहे हैं। थियरी और प्रैक्टिस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिविज्म वाले सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बता रहा है कि आप जो है इग्नोर, फैक्ट्स के चक्कर में थियरी को इग्नोर नहीं कर सकते। सो थियरी और प्रैक्टिस साथ साथ चलेंगी, आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। सो जो बहुत सारे पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हैं, जो कि किस चीज में बिलीव करेंगे कि कंस्ट्रक्ट जो व्यू है ना हमारा, वो हम अलग अलग कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी अपनी परसेप्शन के बेसिस पे, ठीक है। और ये किस पे, क्वालिटेटिव या फिर मिक्स्ड रिसर्च पे फोकस करते हैं। जो पॉजिटिविस्ट थे वहां पे हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव के साथ साथ हमने फिर जो स्ट्रेटेजी थी क्वांटिटेटिव, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़ी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा, या तो क्वालिटेटिव बोलेंगे या फिर मिक्स्ड भी हो सकता है, बेसिकली क्वालिटेटिव इसमें एड ऑन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, सो जो टर्म्स हैं जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया था कि हाँ इंटरप्रेटिव पैराडिग्म, तो ये दो टर्म्स आपको देखने मिलेंगे। पहली है यहाँ पे इंटरप्रेटिव पैराडिग्म, जिसमें क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च स्ट्रैटेजीज यूज होंगी, यूजुअली ये सोशल साइंसेज में यूज की जाती है। रिसर्च डिजाइन जो है वो फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दो तरीके के हम फर्दर जब टाइप्स पढ़ेंगे ना रिसर्च के, सो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी आएगा। जैसे हम एक तो बोलते हैं कि क्वांटिटेटिव और एक बोलते हैं क्वालिटेटिव, वो भी आएगा। जो हमने फर्दर हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेटिव पैराडिग्म जब बोल रहे हैं तो फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और अनस्ट्रक्चर्ड होगी तभी फ्लेक्सिबल होगी ना एक तरीके से। अगर स्ट्रक्चर्ड हुई तो वो तो रिजिडिटी आ गई कि आप इसी प्रोसेस में काम करेंगे, राइट। सो मेथड्स जो है वो वैलिड होने चाहिए। रिसर्च डिजाइन जो है वो स्मॉल स्केल पे और इंटेंसिव डाटा के थ्रू होना चाहिए। सो ये चीजों पे फोकस करते हैं इंटरप्रेटिव पैराडिग्म। जो एक वर्ड आपको दिखेगा, वर्स्टेहन, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसकी देख लीजिएगा। सो मैक्स वेबर से क्लोजली एसोसिएटेड है, उन्होंने इस पे काम किया है। और ये मतलब क्या होगा इस वर्ड का, मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मीनिंगफुल कब हो सकती है, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव,
ठीक है। सो ओवरऑल इस वर्ड का मतलब आप ध्यान रखेंगे कि मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, एक तरीके से एम्पैथेटिक हो गया ये, अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे की प्रॉब्लम आपको तभी समझ आएगी ना जब आप दूसरे की सिचुएशन में होंगे। सो खुद को उनकी सिचुएशन में रख के, उनके शूज में खुद को रख के, तब आप चीजों को और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कीजिए। सो जो नेचुरल साइंसेज है जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको इंक्लूड करते हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन जो है वो एक मेथड है कि आप एक्सप्लेन कर देंगे चीजों को। लेकिन जब आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि तब क्या हुआ होगा, ठीक है। सो वहां पे आप मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करते हैं। सो ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म में। जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है उसमें हम लॉजिक के बेस पे चल रहे हैं, सो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म भी बोला जाता है। ये एक तरीके से एम्पिरिसिज्म हो गया कि आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहे हैं चीजें, पॉजिटिविज्म में ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कर रहे हैं ना, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन लॉजिकली। सो वो लॉजिकल एम्पिरिसिज्म या जो लोग इससे कनेक्टेड होंगे उनको पोस्ट पॉजिटिविस्ट और लॉजिकल एम्पिरिसिस्ट भी बोलते हैं। पॉजिटिविज्म 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, ये इंसेप्शन ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 21st सेंचुरी आते आते, या फिर आप 20th सेंचुरी इसको लगा के चलेंगे। पॉजिटिविस्ट क्या बिलीव करते हैं कि साइंस जो है वो ट्रुथ को अनरिवेल कर देगी, यानी ट्रुथ को बताएगी हमें, ठीक है, प्रूव कर देगी। और इसमें मेन आइडिया क्या है, एम्पिरिसिज्म, कि आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यहाँ पे मेन आइडिया को ये फॉल्टी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। एम्पिरिसिज्म जो हमने एक्सप्लेन किया ना अभी कि ऑब्जर्वेशन में भी तो फॉल्ट आ सकता है, राइट। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म किस पे बिलीव करता है कि ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि ऐसा तो इम्पॉसिबल बता रहे हैं ये कि साइंटिफिक मेथड में कोई जो है एरर ही ना आए, हर जगह एरर होती है, ठीक है। पॉजिटिविज्म में जो है वो साइंटिस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव कंसीडर किए गए, ऑब्जेक्टिविटी इसमें मानी गई है। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी ना हो, मतलब ऑब्जेक्टिविटी में हम बायसनेस ही तो चेक कर रहे थे, और बायसनेस ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट भी बायस्ड होते हैं। डिडक्टिव अप्रोच को जो है पॉजिटिविज्म फॉलो करता है, इंडक्टिव अप्रोच को पोस्ट पॉजिटिविज्म। डिडक्टिव है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रेटजीज होंगी और क्वांटिटेटिव होंगी, तो आप ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का जो फैक्टर है ये याद रखेंगे। क्वालिटेटिव और मिक्स्ड हो सकती है, जिसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ध्यान में रखेंगे। ऑन्टोलॉजी यहाँ पे क्या है कि ये रियलिस्ट है, ये क्या है, क्रिटिकल रियलिस्ट है। ये एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पे ऑब्जेक्टिविस्ट है, यहाँ पे मॉडिफाइड ऑब्जेक्टिविस्ट है, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, इतनी जो भी हमने पढ़ी। सो ये हमारी फर्स्ट क्लास यहाँ पे ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे मेथड्स इंक्लूडेड हैं इसमें वो सारे के सारे, या जिनको हम टाइप्स भी बोल देते हैं, सो रिसर्च के मेथड्स और टाइप्स की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही हो तो एक स्माइली जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपके कमेंट्स कर देते हैं, उसका काम कर देते हैं, ऑल्दो इंट्रिंसिक बहुत है मोटिवेशन। सो ये सीरीज जो है हमारी 7 वीडियोस की, ये हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।